वेलकम टू एग्जामिनेशन क्लासेस। फ्रेंड, हम लोग हिस्ट्री का जो कंटिन्यू सीरीज जो चल रही है हम लोगों की, उसी में हम लोग आगे देखेंगे। अभी इससे पिछले हम लोग देखे थे कि मगध का उत्कर्ष कैसे हुआ, महाजनपदों का जो उदय हुआ। हम लोग मगध आज देखेंगे। इससे पहले हम लोग देखे थे कि महाजनपदों का उदय कैसे हुआ, कितने महाजनपद थे, कितनी राजधानियां थीं और उन राजधानियों कहाँ कहाँ आसपास के एरिया में कैसे और किस स्टेट में कितनी राजधानियां, कितने महाजनपद थे। हम लोग एक एक करके हम लोग डिस्कस किए। ठीक है फ्रेंड्स, अब जो हम लोग डिस्कस करेंगे, चूंकि मगध एक उससे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। क्यों पूछे जाते हैं, उसका रीज़न यही है। आज हम लोग मगध उत्कर्ष में इसी चीज़ की जानकारी लेंगे। चूँकि मगध की जानकारी समझ जाइए कि हिस्ट्री यहीं से आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, हालांकि क्वेश्चन तो कहीं से पूछ सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन जो एग्जाम में देखे जाते हैं वो मगध उत्कर्ष से ही देखे जाते हैं। मगध कैसे डेवलप हुआ, क्यों उसको इस तरह के नाम आज भी अभी देखते हैं कि मगध का नाम आज भी मगध के नाम से बहुत लोग जानते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग हिस्ट्री में हम लोग देखते हैं मगध उत्कर्ष। मगध उत्कर्ष मगध उत्कर्ष देखिए, सबसे अच्छी बात यह है समझने की कि जो मगध का उत्कर्ष जो बात आती है, तो मैं कहता हूँ जब हम लोग स्टडी कर रहे थे महाजनपदों का उदय, तो उसमें देखे थे हम लोग कि वहाँ पे हम लोगों को आयरन की खोज, यानी आयरन के काफ़ी चीज़, हथियार एग्रीकल्चर के क्षेत्र में संसाधन के रूप में यूज करते हैं। ठीक है, तो उसी बात को थोड़ा सा मगध के एरिया में ज़्यादा होने लगा। ठीक है, और रीजन ये था कि मगध नदी, देखिए जहाँ पे नदी आज भी शहर हैं, जितने शहर हैं, महानगर हैं, जनपद, जो महाजनपद उस टाइम पे भी थे, वो लगभग ये मान लीजिए किसी न किसी नदी के तट पे ही वो मिले हैं हमको। ठीक है ना, इसलिए कि चूंकि सबसे पहले जो हम इसी हिस्ट्री में जब हम पढ़ाते थे, हमारे जो जब शुरू की वीडियो होंगी उसमें देखिएगा, जब हम लोग स्टार्ट किए तो हमने कहा था कि जब सबसे पहले मनुष्य रहना स्टार्ट किया तो वो नदी के किनारे ही रहना चालू किया। क्यों? नदी के किनारे पेड़ पौधे रहते थे। ठीक है, और आसानी से उनको पानी वगैरह मिल जाता था। ठीक है, बिना पानी पिए कैसे कोई रह सकता है। ठीक है, और जो नहीं भी थे तो धीरे धीरे करके सब नदी के किनारे लोग रहना चालू कर दिए। आज भी उसी तरह के हैं अभाव में, जैसे पक्षी हैं, चिड़िया हैं, वो भी आज अगर हम लोगों के इंडिया में अगर ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो वो ठंडे प्रदेश, टुंड्रा वगैरह में चले जाते हैं। क्यों? वहाँ पे ठंडी मिलेगी थोड़ा सा, और यहाँ पे गर्मी ज़्यादा मिलती है। तो जिसकी जिस तरह से हमें आवश्यकता होती है वो अपने आप वो स्वयं उसको तलाश लेता है। ठीक है, आवश्यकता ही जननी है। तो आइए हम लोग मगध उत्कर्ष के बारे में ज़्यादा बात न कर हम लोग मगध उत्कर्ष की बात करते हैं। मगध उत्कर्ष, मगध का डेवलपमेंट की बात होगी। मगध कैसे डेवलपमेंट हुआ, क्यों मगध को बार बार लोग उससे क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, क्यों, इसका क्या रीजन है? रीजन सिर्फ और सिर्फ वही है जो मैंने बता चुका हूं कि मगध सबसे पहले ये सबसे शक्तिशाली था। 16 महाजनपदों में, मैं लिख देता हूं, 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली, सबसे शक्तिशाली मगध कौन था? मगध महाजनपद। ठीक है फ्रेंड, देखिए मगध महाजनपद, एक बात तो पक्की हो गई कि जब आएगा कि 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली कौन था, तो आपका आंसर हो जाएगा मगध था। कौन था? मगध। अब इसमें मगध में देखिए सबसे पहला जो राजा हुआ करता है,
क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, मगध पे जो सबसे पहले जो राजा हुए थे उनकी बात मैं कर रहा हूं। मगध पे सबसे पहले शासक बृहदत्त। बृहदत्त को माना गया, बृहदत्त को कहा गया। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और आते हैं कि मगध का सबसे प्रतापी राजा कौन था। मगध का सबसे प्रतापी राजा, सबसे प्रतापी राजा, सबसे प्रतापी राजा कौन था? जरासंध। मैं यही दे देता हूं, जरासंध। अब थोड़ा इस बात को समझिए फ्रेंड्स, जब क्वेश्चन आएगा मगध उत्कर्ष से तो पहला क्वेश्चन आएगा कि मगध पे सबसे पहले शासक कौन था। आपका आंसर होना चाहिए बिना हेजिटेशन के, आप पेपर में करके आएंगे। ये नहीं कि आते हुए क्वेश्चन गलत करके आए, क्यों? क्योंकि हेजिटेशन रहेगा, आप प्रैक्टिस करिए, वो दूर होगा। ठीक है, लेकिन साथ साथ याद भी होने चाहिए। ये नहीं कि तुक्के मारते जाएं, नहीं, आपको याद होने चाहिए। जब क्वेश्चन आएगा कि मगध पे सबसे पहला शासक कौन था, आंसर होगा बृहदत्त। आंसर क्या होगा? बृहदत्त। जब पूछेगा कि मगध का सबसे प्रतापी राजा कौन था, जरासंध। कौन था? जरासंध। अब इस बात को समझिए, जरासंध की बात तो क्वेश्चन करेक्ट हो जाते हैं, सही है, लेकिन इसका कोई प्रमाण नहीं है कि जरासंध सबसे प्रतापी राजा था। इस बात को याद रखिए फ्रेंड। अगर ये सारी बात को अगर याद करेंगे तो यहीं से आपका बेस मजबूत होना चालू हो जाएगा और आप यकीन नहीं मानेंगे, आप पेपर जब दे कर आएंगे तो कहेंगे हाँ, जो वीडियो आप देख रहे हैं अदर चैनल्स पे आपको इतना डिटेल और स्लो नहीं बताए जाएंगे, इतना प्रेस करके आपको नहीं समझाया जाएगा। इसलिए मैं समझाने की कोशिश करता हूं कि एक बार ही चैनल पर टाइम दीजिए, दोबारा कहीं देने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि टाइम इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है बेटा, टाइम इंपॉर्टेंट होती है। आइए अब इसी में हम लोग आगे देखते हैं। मगध का उत्कर्ष, मगध का उत्कर्ष, ये बातें हो गई। मगध क्यों डेवलप हुआ, मगध का डेवलपमेंट लिख देते हैं। मगध का विकास, मगध का विकास, मगध का विकास। मगध का विकास क्यों हुआ भैया, क्यों शक्तिशाली बन गया? इसका रीजन मैं सिर्फ फिर कह रहा हूं, वही चीज है, आयरन की खोज सबसे ज्यादा वहां पे सबसे पहले जो मगध में ही स्टार्ट किया गया। क्योंकि वो आज भी लोग कहते हैं कि अमेरिका हम लोग से बहुत आगे, क्यों आगे भाई, क्यों आगे? इसका रीजन सीधा है कि हमसे पहले वो क्या हुआ, आजाद हुआ, और वहां धीरे धीरे करके हम लोग लगभग हम लोगों के आजाद होने में, यानी कि फ्री होने में हम लोगों को 100 साल से अधिक समय लग गया। तो स्वाभाविक बात है कि वो हमसे डेवलप तो करेगा ही ना। तो वही बात इसमें भी है कि अगर मगध सबसे आगे स्टार्ट किया था, आपके आयरन का उपयोग करना स्टार्ट किया था, तो मगध क्यों नहीं डेवलप होगा? ये दिमाग में फीड कर लीजिए कि सबसे जो डेवलप उस टाइम के 16 महाजनपदों में सबसे जो डेवलप था वो था मगध। मगध क्यों डेवलप था, इसका मैं रीजन बता रहा हूं कि वो एग्रीकल्चर में सबसे पहले आयरन, साधन के लिए आयरन का प्रयोग किया। उसके बाद एग्रीकल्चर के साथ साथ उसने नदी के चारों तरफ से, नदी लगभग उसके आसपास हैं, इसलिए उसको उपजाऊ, क्या मैं 3-4 बातें हैं वहां पे देखिए, पॉइंट टू पॉइंट देखिए। जो पहली बात है, नदी से घिरा हुआ है मगध।
महाजनपद, महाजनपद, नदी से महाजनपद, नदी से घिरा है। देखिए फ्रेंड्स, नदी का घिरा का मतलब सीधा है नदी से चारों तरफ उसकी क्या है, नदी है। ठीक है, अब जब नदी है तो सिंपल सी बात है कि वहां जब कभी अगर आप जानते हैं कि जहां जिस एरिया में अगर बाढ़ आ जाती है या पानी नदी का बढ़ जाता है तो वो जो मिट्टी है वो काफी उपजाऊ हो जाती है। क्या हो जाती है, काफी उपजाऊ हो जाती हैं। ठीक है, अब उसमें जब हम मिट्टी में आएंगे तो खादर बांगर की बात करेंगे, लेकिन अभी बात हम सिर्फ इसी जनपद में, तो बात लंबी दूसरी दिशा में चली जाएगी। ठीक है, तो मगध महाजनपद नदी से घिरा हुआ है और वहां की मिट्टी क्या है, उपजाऊ है। जब उपजाऊ हो तो अन्न ज्यादा होगा, जब अन्न ज्यादा होगा तो पक्की बात है कि हम सामर्थ होंगे कि नहीं होंगे। वहां पे जब यूज हुआ तो हम लोग देखे कि जो आयरन के नए नए साधन बनाकर यूज हुए। ठीक है, और उसके साथ साथ 3-4 बातें और देखिएगा, वो प्राकृतिक रूप से सुविधाजनक है, प्राकृतिक रूप से सुविधाजनक है। ठीक है, सुविधाजनक क्यों है, यहां पे वन यानी कि वनों की संख्या ज्यादा है, यानी कि ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। तो सिंपल सी बात है, प्राकृतिक वही एकदम बैलेंसिंग रहती है जहां पे आपके पेड़ पौधे हों, ठीक है, और ज्यादा संख्या में हो और नदी हो। ठीक है, उसी को क्या कहते हैं, उसको हम बोलते हैं प्राकृतिक रूप से सुविधाजनक। ठीक है, तो इसमें वनों की संख्या ज्यादा है, वनों की संख्या ज्यादा है। ठीक है, अब फ्रेंड्स देखिए, जब वनों की संख्या ज्यादा है तो पक्की बात है कि वहां पे तरह तरह के जहां पे वन एरियाज हैं, आज देख रहे हैं कि उसको काट कर लोग यूज कर रहे हैं, तो उस टाइम पे भी वन को यूज करके डेवलप किया गया। ठीक है, आज कहाँ है, आज मगध में वन कहाँ है, आज नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि काट कर उसको यूज करके डेवलप किया गया। और आज वनों, आप जानते हैं कि वन, अब देख रहे हैं कि उसकी जो परसेंटेज है वन का, वो ऑलरेडी गिरते चला जा रहा है। क्यों, इसका रीजन यही है कि हम उपयोग तो कर रहे हैं लेकिन लगा नहीं रहे हैं, वनों की संख्या को बढ़ा नहीं रहे हैं, और हमारे पास लैंड है भी नहीं उतना ज़्यादा, वनों को काट काट कर आज शहरों बनाए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, आप लोग ध्यान देंगे। और जब वन ज़्यादा हैं तो एक पॉइंट और याद रखिएगा, यहाँ पे हाथियों का, किसका, हाथियों की उपलब्धता, हाथियों की उपलब्धता है। उपलब्धता है। ठीक है, उपलब्धता है। देखिए, हाथियों की उपलब्धता है। अगली कंडीशन ये है, खनिज संसाधन उपलब्ध है, खनिज संसाधन, खनिज संसाधन उपलब्ध है। खनिज संसाधन उपलब्ध है। फ्रेंड्स, समझने की बात यह है कि ये क्यों, जब वहां पे आप देख रहे हैं कि नदी से घिरा हुआ यानी उपजाऊ हो जाएगा, प्राकृतिक रूप से वो सुविधाजनक, यहाँ प्राकृतिक सुविधाएं हैं। तीसरा, वहां पे यानी कि जीव जंतु भी रहने लगे, यानी हाथी वगैरह की उपलब्धता हुई। उसके बाद खनिज संसाधन उपलब्ध थे, यानी कि वहां पे खनिज संसाधन क्यों थे, क्योंकि वहां पे ये तो बात पक्की थी कि वहां पे खनिज पदार्थ हैं, तभी तो संसाधन हम खोज रहे हैं, तभी तो उपलब्ध है, तभी हम डेवलप कर रहे हैं। तो खनिज में भी वही चीज, फिर मैं कह रहा हूं, जब बात आएगी तो आज भी आयरन का इतना उपयोग करके हम लोग साइंस जितना डेवलप कर रहा है,
आयरन लगभग 70% हर एक, जितने भी हम लोग डेवलप कर रहे हैं, चाहे देख रहे हैं आप अपने घर में भी देख सकते हैं कि आयरन का कितना यूज है। ठीक है, अब आयरन के साथ साथ इसमें और भी चीजें देखेंगे हम लोग। देखेंगे मगध, देखिए डेवलप करने के रीजन तो हो गए, अब मगध पे शासन की बात आएगी। मगध शासन काल, मगध का शासन काल, शासन काल। देखिए समझिए, मगध का जो शासन काल था, मगध का जो शासन काल था फ्रेंड्स, देखिए मगध का जो शासन काल था, इसको हम लोग देखेंगे। मगध का जो शासन काल था, सबसे पहले जिसका शासन हुआ था वो तो बृहदत्त मैंने बता दिया, तो वो तो ठीक बात है, लेकिन जब आगे आएंगे तो पहला जो था वो हर्यक वंश था। कौन सा? हर्यक वंश, हर्यक वंश। ठीक है, हर्यक वंश। दूसरा जो था, देखिए हर्यक वंश के साथ साथ इसका हम लोग देख लेंगे 544 ईसा पूर्व से 394 ईसा पूर्व, या देखिए स्लिप कर रहा है दिमाग से, 544 से 412, कितना फ्रेंड्स? 412 ईसा पूर्व। ठीक है, ये हर्यक वंश थे। अगले हमारे जो थे वो कौन थे? शिशुनाग। कौन थे? शिशुनाग जो इनका टाइम पीरियड था 412 ईसा पूर्व, 412 326, कितना फ्रेंड्स? 326 ईसा पूर्व। ठीक है, तीसरे जो हमारे हैं, उसी क्रम में देखेंगे नंद वंश। ठीक है, और नंद वंश का जो टाइम पीरियड है, ठीक है, नंद वंश का जो टाइम पीरियड है वो हमारा है 344, ठीक है फ्रेंड, 344 ईसा पूर्व से 326 ईसा पूर्व। ठीक है, अब इसमें देखिए शिशुनाग को एक बार फिर देखिए मिस हो गया है, 394 है, कितना है ध्यान दीजिएगा शिशु में। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें शिशुनाग में तीन सौ 394 ईसा पूर्व। देखिए फिर से आप लोग समझिए, चूंकि ये टाइम पीरियड पूछ सकता है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि इसमें
स्लिप कर जाते हैं दिमाग, लेकिन इसमें समझने की बात यह है कि जब याद करके जाएंगे तो स्लिप नहीं करेगा। देखिए सबसे पहले जो हर्यक वंश है, क्या है? हर्यक वंश। पहला जो हर्यक वंश है उसमें यह देखा गया, देखिए यहां पे देखिए पहला हर्यक वंश, हर्यक वंश देखिए मिस हो गया है, जो समझ में आ रहा है। देखिए अब हर्यक वंश 344 ईसा पूर्व से 412, शिशु नाग वंश, शिशु नाग वंश, इसमें देखिए ये 412 से 394 ईसा पूर्व। नंद वंश में क्या है? 344 से 326 ईसा पूर्व में। इसी कड़ी में जो चौथा है मौर्य, चौथा क्या है? मौर्य, मौर्य वंश, मौर्य वंश। ठीक है। पांचवा जो है शुंग वंश, पांचवा है शुंग वंश, पांचवा क्या है? शुंग वंश। जो छठा है, छठा हमारा है कण्व वंश। सातवां जो हमारा है सातवाहन, सात वंश। देखिए जब बात आएगी मगध की, जब शासन की बात आएगी तो एक क्वेश्चन और इसमें बन जाएंगे। अभी आप लोग देखें कि मगध का जब हम शासन काल देख रहे हैं तो हर्यक वंश पहले हैं, यानी कि टोटल जो हमारे शासन कितने हैं? 7 है। तो क्वेश्चन एक बन जाएगा कि मगध पे कितने लोग शासन किए थे? 7 लोग, यानी कि 7 लोग शासन किए थे, जिनके नाम हम एक एक करके लिख दिए हैं। ठीक है, कुछ टाइम पीरियड है, जब डिटेल चर्चा करेंगे तो हर एक का, चूंकि कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए मैं 3-3 करके आपको अच्छे से डिस्क्राइब करते जाएंगे। अगली वीडियो में भी 3-3 के आपको डिस्क्राइब करते जाएंगे। ठीक है, तो इसमें जब हर्यक वंश की बात आएगी, सबसे पहला जब पूछेगा कि मगध पे सबसे पहले अगर क्वेश्चन में आएगा, अगर बृहदत्त रहेगा तो आप टिक करिएगा। ठीक है, अगर वो ना मिलकर आपको अगर हर्यक वंश मिलता है और टाइम पीरियड पूछा तो 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व तक, ये आप याद रखिएगा। चूंकि ये अभी याद रहेगा, जब तक याद रहेगा, लेकिन भूल जाएगा। तो इसका यही बात है कि बार बार पढ़िए, इसका कोई इलाज नहीं है। बार बार पढ़ेंगे वो चीजें कभी स्लिप कर जाती है। ठीक है, तो जब स्लिप कर जाती हैं तो दिमाग कहीं और होता है और बात कोई और याद हो जाएगा। जैसे मान लीजिए पूछा हर्यक वंश का, आपने नंद वंश का उसमें लिख कर चले आए। ठीक है, तो आकर मिलाते हैं, कहते हैं सर गलत हो गया, ये क्वेश्चन टाइम पीरियड गलत हो गया, ये चीजें इतने में कैसे थी। ठीक है, तो आप एक एक करके समझेंगे। जब हर्यक वंश की बात आएगी, किसकी? एक एक कर देखते हैं हम लोग फ्रेंड्स, किसकी? हर्यक वंश की। आइए, पहला जो था हमारा हर्यक वंश, हर्यक वंश। देखिए समझने की बात यह है कि ये हर्यक वंश, इसके 4, इसमें ये हर्यक वंश के लोग 4 लोग शासन किए। ठीक है ना, कितने लोग? याद रखिएगा, हर्यक वंश में भी कितने लोग शासन किए? 4 लोग। जो चौथा था वो अयोग्य थे। क्या थे? अयोग्य थे। और उन्हीं के सेनापति शिशुनाग थे। कौन थे? शिशुनाग थे। उन्होंने उन्हीं को मारकर फिर शिशुनाग वंश की स्थापना कर दी। इस बात को समझिएगा कि जब हर्यक वंश में 4 शासन आए, मतलब उनके पुत्र ऐसे कर करके 4 लोग आए। जो चौथे आए वो अयोग्य थे। ठीक, क्या थे? अयोग्य थे। उन्हीं के सेनापति, उन्हीं को मारकर वो पुनः अपना वंश का नया एक उदय कर दिया, शिशुनाग वंश। ठीक है, तो आइए हम लोग एक एक कर देखते हैं। जो इसमें भी पहले जो थे,
ए बी कर लेते हैं। ए जो पहले थे वो थे हमारा बिंबुसार, बिंबसार। जो दूसरे थे अजात शत्रु, अजात शत्रु। दूसरे ना कह लें, बी कह लें, इसे हम क्या कह लें, बी कह लें। बी बी क्या कह लें, बी अजात शत्रु। तीसरे हमारे रहेंगे उदाईन, उदाईन। जो तीसरे, ये देखिए बार बार कंफ्यूज हो जाएंगे आप लोग। देखिए यहां सी कर देते हैं ना, तीसरा लिखा जा रहा है उदाईन। कौन थे, उदाईन। और जो डी थे, डी, जो डी थे वो हमारे थे नागदशक, नागदशक। समझने की बात यह है, समझने की बात यह है, देखिए इन चार लोग को अच्छे से स्टडी करिए। जो पहले जो बिंबसार थे, जो बिंबसार थे, इन्होंने सबसे पहला काम ये देखिए कि इन्होंने विवाह के माध्यम से, किसके माध्यम से, विवाह के माध्यम से विस्तार नीति, विस्तार नीति, विस्तार नीति अपनाई। कौन, बिंदुसार ने विवाह के माध्यम से। जैसे मान लीजिए किसी स्टेट की बात किया जाए, जैसे आज मुख्यमंत्री उस टाइम पे राजा हुआ करते थे, तो राज्य से मान जो कोई राजा दूसरे स्टेट के हैं तो उनके लड़की से उन्होंने शादी कर लिया। जब शादी कर लिया दहेज के रूप में वो स्टेट पे वो शासन चलाने लगे। ठीक है, फिर उन्होंने 3 विवाह किए थे। ठीक है, उसमें डिटेल जाएंगे और नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम लोग जाएंगे, लेकिन पहले कंप्लीट कुछ जो टॉपिक है उसको कंप्लीट किया जाए। तो 3 विवाह किए थे, उस तरह से 3 स्टेट तो वैसे उनको दहेज मिल गया और वो उसी से विस्तार नीति का फॉलो करते थे। ठीक है, तो आइए, तो सबसे पहले कौन थे, बिंदुसार। कौन थे, बिंदुसार। अब इनका देखिए, बिंदुसार जो थे इनका जो टाइम पीरियड था एक एक कर देख लेते हैं। देखिए पहले नंबर जो बिंदुसार थे, बिंबसार, बिंबसार, जो इनका जो टाइम पीरियड था ये 544 ईसा पूर्व से 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व तक, ईसा पूर्व तक। दूसरे जो थे, आइए दूसरे को भी देख लेते हैं। दूसरे कौन थे हमारे, दूसरे थे अजात शत्रु। कौन थे, अजात शत्रु, अजात शत्रु। जो इनका जो टाइम पीरियड था अजात शत्रु का 492 से 492 ईसा पूर्व, 492 ईसा पूर्व। ठीक है, 492 ईसा पूर्व से 461 ईसा पूर्व। ठीक है फ्रेंड, इसको याद रखिएगा एक एक करके, चूंकि बड़ा इंपॉर्टेंट और पूछता है, ये टाइम पीरियड पक्का पूछ लेगा। ठीक है, इसलिए आप लोग याद रखिएगा। तीसरे जो हैं उदाईन, उदाईन, उदाईन का जो टाइम पीरियड था वो था 461 ईसा पूर्व से
461 ईसा पूर्व से 445 445 और लास्ट जो थे कौन थे? लास्ट कौन थे? नाग दशक। कौन? नाग दशक। ये इनका टाइम पीरियड इसलिए नहीं उसमें मिला है क्योंकि ये अयोग्य थे। क्या थे? अयोग्य। क्या थे? अयोग्य थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे अच्छी बात यह है कि देखा जाए तो इन चार जो हर्यक वंश के शासक हैं ये क्यों किसके हैं? हर्यक वंश। किसके? मैं यहां लिख देता हूं, हर्यक वंश। हर्यक वंश। ठीक है, हर्यक वंश। हर्यक वंश के चार थे। बिंबुसार 444 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व, अजातशत्रु 492 से 461, उदयन 461 से 445, सभी के सभी ईसा पूर्व में हैं। और नाग दशक ये अयोग्य थे और इन्हीं के सेनापति, याद रखिएगा क्वेश्चन आ जाएगा कि हर्यक वंश में कौन से ऐसे राजा थे जिनका सेनापति खुद मारकर अपना खुद का वंश की एक नई शुरुआत कर दी। तो याद रखिएगा शिशु नाग वंश। कौन? इन्हीं को शिशु नाग, नोट में लिख देता हूं, नोट में, नाग दशक का सेनापति, नाग दशक का सेनापति, नाग दशक का सेनापति शिशु नाग। कौन थे? शिशु नाग। ठीक है, शिशु नाग वंश। शिशु नागवंश। देखिए, जब शिशु नागवंश की इन्हीं को मारकर, कौन थे? नाग दशक का सेनापति शिशु नागवंश ने किसको? नाग दशक को मारकर, नाग दशक को मारकर राजा बना, राजा बना। अभी बहुत से हिस्ट्री में देखेंगे एक दूसरे के, यानी कि पिता को मारकर पुत्र ही बनता है। हिस्ट्री जब इसे बड़े मजा आता है पढ़ने में, इसलिए मजा आता है कि वो रिलेट करते हैं, रिलेट कर हम लोग पढ़ेंगे कि कौन से शासन अच्छा था, कौन कैसा था। हम लोग जब रिलेट करेंगे तो इसलिए मजा आएगा कि जब हम स्टडी करेंगे कि देखिए वो अपने पिता को मारा, ठीक है, वो उसका जो लड़का था उसको मारा, उसका लड़का उसको मारा। तो हिस्ट्री में एक बात ये तय है कि बिना मार के और बिना एक दूसरे के जो सगा था वही उसको, और आज भी वही होता है, सगा ही धोखा देता है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान दीजिएगा। सगा इसलिए धोखा देता है कि उस पर भरोसा होता है। क्या होता है? भरोसा होता है। और जहां पे विश्वास है वहीं पे अंधविश्वास भी है फ्रेंड्स। ठीक है, तो आप लोग भी बड़े पहचान कर और समझदारी से काम करिएगा। किसी पे फालतू विश्वास न करें, अंधविश्वास में न रहें। जो अपने मेहनत और कड़ी मेहनत से जो सफलता मिलेगी वही सत्य है। ठीक है ना? और आपके सफलता के पीछे मैं पूरी ताकत लगा दूंगा फ्रेंड्स। इसलिए लगा दूंगा कि हम सिर्फ यही चाहते हैं कि कमज़ोर से कमज़ोर विद्यार्थी कंपटीशन फाइट करें, पढ़ें और सिलेक्शन के बाद आकर मिलें। हम भी मिलेंगे प्रयागराज में। ठीक है फ्रेंड्स, आइए दोस्त हम लोग इस वीडियो को एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि इम्पॉर्टेंट है, इसको देख लेंगे। अक्सर करके हर्यक वंश से ही क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको सबसे पहला जो क्वेश्चन बनेगा कि मगध पे कितने लोगों ने शासन किया, तो क्वेश्चन रहेगा 7 लोगों ने शासन किया। कितने? 7 लोगों ने। मैंने नाम लिखा हुआ है, देखिए। पहले हर्यक वंश, शिशु नाग वंश। मैंने कहा ना कि जब नाग दशक को मार दिए
तो शिशु नाग, मैंने कहा इस बात को ना अभी जस्ट अभी इसी वीडियो मैंने बोला कि अयोग्य शासन होने के कारण नाग दशक को मारकर शिशु नाग वंश की स्थापना की। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग याद रखिएगा शिशु नाग वंश कैसे, देखिए शिशु नाग वंश किसके, नाग दशक के सेनापति थे, नाग दशक के सेनापति थे। इन्होंने नाग दशक को मारा तो जाकर शिशु नाग वंश की स्थापना की। ठीक है, तो दूसरे शिशु नाग हो गए, तीसरे नंद वंश हो गए, चौथे मौर्य वंश हो गया, पांचवा शुंग वंश हो गया, और छठवां कर्ण वंश हो गया, और सातवां सातवाहन वंश हो गया। सातवाहन से तो याद ही रहेगा और क्वेश्चन आएगा कि सातवाहन वंश जो था ये किस पे शासन किया था, तो मगध पे। क्या इसका भी एक रोल बहुत इंपॉर्टेंट, हम लोग कल भी और इसके डिटेल वीडियो और भी चलेंगे। नेक्स्ट जो वीडियो आएगी हम लोग इन्हीं सातों के बारे में एक एक करके हम लोग इसके डिटेल में जाएंगे और जितने क्वेश्चन बन पाते हैं कंपटीशन उतने को हम लोग कवर करेंगे। फ्रेंड्स, उम्मीद यही है कि आपको वीडियो से इम्प्रूव तो जरूर होगा ही होगा, लेकिन आपके जो डायरेक्ट क्वेश्चन फाइट करने को मिलेंगे। ठीक है, तो आप बने रहिए हमारे साथ और सभी वीडियो को शेयर करिए, देखिए और अपने लक्ष्य को प्राप्त करिए फ्रेंड्स। और जब लक्ष्य प्राप्त हो तो आइए मिलिए, हम भी मिलना चाहेंगे। फ्रेंड्स देखिए इसके आगे भी 2-3 पॉइंट देख लीजिएगा, क्योंकि अब वीडियो एंड करेंगे। हर एक वंश में 4 थे, कितने थे? 4। मैंने एक ही का डिस्कस किया है, सिर्फ हर एक वंश का, अभी बाकी सारे अभी बचे हुए हैं। ठीक है ना, शिशु नाग से लेकर 6 भी बचे हुए हैं। हम लोग नेक्स्ट पार्ट बनाएंगे, क्योंकि वीडियो जब लंबा हो जाता है तो कुछ बच्चे उसको नहीं देखना पसंद करते हैं, तो इसलिए नहीं देखना पसंद करते हैं कि लंबा टाइम कौन दे, तो इसीलिए मैंने कोशिश किया है कि आपकी वीडियो शॉर्ट रहे, कंटेंट वाइज रहे और एकदम सटीक कंटेंट रहे, जिससे कि आपके पेपर में जाकर आपको लगे कि हाँ मैंने कहीं टाइम दिया है। ठीक है, तो हम लोग सिर्फ हर एक वंश के बारे में स्टडी किए। हर एक वंश में 4 शासन थे, चारों को हम लोग देखे और चारों में जो सब ये जो चौथा था वो हमारा क्या, अयोग्य था। क्या था? अयोग्य, अयोग्य था। और अयोग्य होने के कारण इन्हीं के सेनापति ने इनको मारकर इनका सेनापति शिशुनाग थे, शिशुनाग ने मारकर अपने वंश की स्थापना की। ठीक है, अब इसी में देखिए अब जो चारों थे, अब इसको सेनापति ये कंप्लीट, इनको मारकर अपने शिशुनाग वंश। अब शिशुनाग के बारे में हम लोग कल स्टडी करेंगे फ्रेंड्स, एक एक करके। टाइम भले लगेगा लेकिन एक बार टाइम लगेगा फ्रेंड्स। उम्मीद यही है कि आप वीडियो को जितना से अधिक लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्त, मुझे मोटिवेट करें, क्योंकि आपसे ही मैं मोटिवेट हो सकता हूं और आप जितना मोटिवेट करेंगे उससे 3-4 गुना ज़्यादा मेहनत करके मैं आऊँगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद यही है। थैंक यू, धन्यवाद।